सबसे पहले हमें ये जानना है कि पर्सनली आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जब रिजल्ट आया कि आपको इस पूरे मामले में कूदना पड़ा? सीबीएसई फोन एजुटेक नाम के प्लेटफॉर्म को, जिसने पहले भी बहुत गड़बड़ी कर चुकी है और जो बहुत एक इनसिक्योर प्लेटफॉर्म है, उसको सीबीएसई ने कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया, ये मन में व्याकुलता थी, जिसके बारे में जांच पड़ताल करने की कोशिश की। तो डाउट कहाँ से पैदा हुआ कि वेस्टर्न टेंडर में ही प्रॉब्लम? ये डाउट तब रेज हुआ जब मैंने सवाल पूछा कि सीबीएसई एक ऐसी कंपनी को टेंडर क्यों देगी जो कंपनी पहले से बदनाम है, जो कंपनी का सॉफ्टवेयर है वो बहुत इनसिक्योर है। कौन से रूल्स थे, कौन से डिस्क्रिपेंसीज थी जो आपको नजर आई, जिन्होंने आपको चौंकाया? निसर्ग कुछ काम कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, पूरा लग रहा था कि बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड, एक ट्रेंड लोग हैं ये। हम लोग जानना चाहते थे कि सीबीएसई ने इसे क्यों दिया ऐसी कंपनी को। निसर्ग टेक्नोलॉजी पार्ट देख रहा था, टेंडर पार्ट देख रहा था। आपने ब्लॉग जब लिखा बहुत वायरल हुआ, बहुत लोगों ने रीच आउट किया होगा आपको, मगर क्या सीबीएसई की तरफ से या फिर मंत्रालय की तरफ से कोई आपके पास आया आपकी फाइंडिंग्स के बाद, तुरंत बाद गए अगर तो? अच्छा, आप लोग राहुल गांधी से मिले थे, तो राहुल गांधी से मिलने के बाद बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड। मैं तो बस आरएफपी कंपेयर कर रहा हूँ, जो फैक्ट्स है उसको मैं फैक्ट से कंपेयर कर रहा हूँ। तो पॉलिटिकल मोटिवेशन कहाँ से आ जाता है? मैं तो कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। अच्छा, आप देखिए कि आपके साथी हैं वेदांत जब अपनी शिकायत करते हैं तो एक टीवी एंकर उनको पाकिस्तानी बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ है सार्थक सिद्धांत, जो कि आज के समय के यूथ आइकन है, जो प्रशासन ना कर सका, जो इन्वेस्टिगेटिव काम मीडिया ना कर सके, रिपोर्टर ना कर सके, वो सार्थक ने खुद करके दिखा दिया। और उनके साथ और भी बाकी छात्र थे सीबीएसई के। सार्थक 17 साल के हैं, सीबीएसई के स्टूडेंट रहे हैं, 12वीं का एग्जाम दिया था, रिजल्ट आया तो पता चलता है कि यहाँ तो गड़बड़ियां बहुत सारी चल रही है। तो सार्थक, बाद में जो चीजें रही है उस पर तो हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना है कि पर्सनली आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जब रिजल्ट आया कि आपको इस पूरे मामले में कूदना पड़ा? क्या आपको कुछ पर्सनल भी हो रहा है क्या, कि कुछ नंबर के साथ गड़बड़ी हुई हो या किसी और चीज के साथ? जी मैम, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं 18 साल का हो गया। मैं लगभग 2 महीने पहले 18 साल का हो गया था। दूसरी बात, थैंक यू। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि नहीं, ऐसा कोई भी पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था। श्योर, मुझे रिवैल्यूएशन के लिए भरनी पड़ी थी, अपनी मेरी कॉपी में कुछ समस्याएं थी जो मुझे रिवैल्यूएशन में डालनी पड़ी थी, तो मुझे लगा कि नंबर्स बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई भी समस्या नहीं थी जिसकी वजह से मैंने ये स्टार्ट किया। जो मैंने ये स्टार्ट किया बस अपनी क्यूरियस की वजह से स्टार्ट किया, और मेरे मन में एक व्याकुलता थी कि सीबीएसई फोन एजुटेक नाम के प्लेटफॉर्म को, जिसने पहले भी बहुत गड़बड़ी कर चुकी है और जो बहुत एक इनसिक्योर प्लेटफॉर्म है, जो बार-बार हैक हो रही है, जो जानकारी बार-बार उसे हैक कर रहा है, इसको सीबीएसई ने कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया, ये मन में व्याकुलता थी, इसलिए मैंने इसके बारे में जांच पड़ताल करने की कोशिश की। इसमें मेरा कोई भी पर्सनल वेंडेटा इन्वॉल्व नहीं था। इसको मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे नहीं किया। मैंने बस जानने की कोशिश की, और जो कोशिश निकली है वो आपके सामने। एक और चीज मैंने देखा कि जिस तरह से आपने जितना सारा डॉक्यूमेंट पढ़ा है, खंगाला है, रिसर्च किया है, वो बहुत बड़ी बात है वो। तो किस तरह से आपने इस प्रोसेस को शुरू किया? कहाँ पे आपको डाउट हुआ कि भाई ओएसएम टेंडर जो सिस्टम है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि टेंडर में गड़बड़ी हुई है, सीधे वहां पे छात्रों का दिमाग किसी का नहीं गया था। तो आपको डाउट उनके ऊपर कैसे हुआ कि जो ओएसएम टेंडर में किसी को फायदा पहुंचाया गया है, जिस वजह से छात्रों के साथ ये सारी चीजें हुई हैं? आप ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स खंगालते हैं और आप ब्लॉग में बताते हैं कि कहाँ गड़बड़ियां हुई हैं, कैसे क्वेंट एजुटेक नाम की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए रूल्स तोड़े गए हैं, उनको बेंड किया गया है। तो डाउट कहां से पैदा हुआ कि ओएसएम टेंडर में ही प्रॉब्लम है? मैम, सबसे पहले ये डाउट पहले से नहीं था कि ओएसएम टेंडर में ही प्रॉब्लम है। ये डाउट तब रेज हुआ जब मैंने सवाल पूछा कि सीबीएसई एक ऐसी कंपनी को टेंडर क्यों देगी जो कंपनी पहले से बदनाम है, जो कंपनी का सॉफ्टवेयर है वो बहुत इनसिक्योर है। मैं और संजय गौड़ा, वो हिंदुस्तान टाइम्स के जर्नलिस्ट हैं, और निसर्ग अधिकारी एक साथ ग्रुप चैट में थे, और हम 3 लोगों ने इस पे जांच पड़ताल शुरू की। मतलब हम 3 लोगों, निसर्ग अधिकारी हम लोगों को भेज रहा था वल्नरेबिलिटीज के बारे में, जो वो एथिकल हैकिंग कर रहा था, वो हम लोगों को उसके बारे में भेज रहा था। और जब एक क्वेश्चन आया, एक सवाल आया कि ऐसा क्यों हो रहा है,
तो उसमें मैंने जाँच पड़ताल शुरू की, मैंने टेंडरिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा। पहले या दूसरे दिन ही मुझे कुछ न कुछ ऐसी खामियाँ कह सकते हो, डिस्क्रिपेंसीज़ कह सकते हो, जो मुझे नज़र आई और उसके बाद से मुझे लगा कि थोड़ा-सा और डिग मतलब इस पे और थोड़ा-सा खोजने की ज़रूरत है। अच्छा, जो रूल्स बेंड करने की बात हुई है एक कंपनी के लिए, वो क्या रूल्स थे जो सीबीएसई ने जिनको तोड़-मरोड़ किया ताकि इस कंपनी को मिल जाए टेंडर? वो कौन से रूल्स थे? वो कौन से डिस्क्रिपेंसीज़ थी जो आपको नज़र आई जो जिन्होंने आपको चौंकाया? मैम सबसे पहले मैंने 15 ऐसे डिस्क्रिपेंसीज़ खोजे हैं, जो मैंने अपने ब्लॉग में डाले हैं। और ये सब डिस्क्रिपेंसीज़ कॉरिगेंडम के देखिए क्या हुआ था मैम कि सबसे पहले सीबीएसई ने 3 टेंडर निकाले थे, एक वेंडर को डिसाइड करने के लिए। पहला टेंडर उन्होंने फरवरी 2025 में निकाला और दूसरा टेंडर उन्होंने मई 2025 में निकाला और तीसरा टेंडर उन्होंने अगस्त 2025 में निकाला। 3 टेंडर उन्होंने निकाले ताकि एक सिंगल वेंडर सेलेक्ट हो सके। तो मेरा यही प्रश्न था कि सबसे पहले 3 टेंडर की क्या ज़रूरत थी? 3 टेंडर की अगर ज़रूरत थी, तो उसमें जो आरएफपी में रूल्स हैं, उसको उसमें बार-बार बदलाव क्यों किए गए? मैं बस यही मेरा पहला प्रश्न यही था। उसके बाद मैं देखने लगा कि टेंडर में क्या-क्या डिस्क्रिपेंसी हुई, तो मुझे जब ये दोनों आरएफपी को मैंने कंपेयर किया, तो मुझे कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स मिली, जो मैंने अपने ब्लॉग में लिखी है। मैंने ब्लॉग सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है, वो है रिकॉर्ड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस को हटा देना। पिछले आरएफपी में जो मई 2025 में आरएफपी रिन्यू हुआ था, लागू हुआ था, उसमें एक क्लॉज़ था रिकॉर्ड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। मतलब अगर किसी भी कंपनी का एक ऐसा रिकॉर्ड है जो पुअर परफॉर्मेंस को दर्शाता है, तो उस सर्विस प्रोवाइडर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये जो रूल था, इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है नए आरएफपी में। तो मैम ऐसे कुछ-कुछ रूल्स हैं जो रीराइट किए गए हैं। तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इससे कोम टेलुटेक का फ़ायदा पहुँच रहा है। इसलिए मैंने ये अपने ब्लॉग में पूरे अच्छे तरीके से डिटेल वर्क में लिखा। तो यानी ये गड़बड़ी नहीं थी, ये डेलिबरेटली फ़ायदा पहुँचाया गया था। मैम ये तो इन्वेस्टिगेशन ही देखेगा ना मैम, गड़बड़ी तो मुझे तो गड़बड़ी दिखी। अच्छा। आप निसर्ग के साथ निसर्ग कुछ काम कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, पूरा लग रहा था कि बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड, एक ट्रेंड लोग हैं ये। आपका टेक वगैरह में बहुत इंटरेस्ट रहा है। क्या इसी वजह से इतने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप लोग काम कर पाए और निसर्ग के साथ कोलैब करने का किस तरह से ख्याल आया? आप लोग किस तरह से मिले, किस तरह से? क्या आप लोगों ने एक-दूसरे के साथ ड्यूटीज़ को जो है डिवाइड किया था कि तुम ये करो, मैं ये करता हूँ? मैम निसर्ग अधिकारी मेरा 2-3 साल से दोस्त है। हम दोनों टेक्नोलॉजी या एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट रखते थे। तो निसर्ग ने मुझे इसके बारे में बताया। निसर्ग ने मुझे सीबीएसई पोर्टल के बारे में बताया, जो टेंडर का काम था वो मेरा था और निसर्ग ने ऐसा कोई कोलैबोरेशन नहीं आप कह सकते कि दोनों मिलके काम कर रहे थे, लेकिन आप ऐसे भी कह सकते हो कि कोलैबोरेशन था, मिलके काम कर रहे थे। हम लोग जानना चाहते थे कि सीबीएसई ने इसे क्यों दिया ऐसी कंपनी को। निसर्ग टेक्नोलॉजी पार्ट देख रहा था, टेंडर पार्ट देख रहा था। आपने जब ये सारे खुलासे किए, आपने ब्लॉग जब लिखा, बहुत वायरल हुआ, बहुत लोगों ने रीच आउट किया होगा आपको। मगर क्या सीबीएसई की तरफ से या फिर मंत्रालय की तरफ से कोई आपके पास आया आपकी फाइंडिंग्स के बाद, तुरंत बाद कहें अगर तो कि उनकी जानकारी में आया हो और उन्होंने आपसे बात की? मैम सीबीएसई ने ऐसे पब्लिकली कोई ये नहीं दिया है। ऐसा आपसे बिल्कुल नहीं बातचीत हुई? मैम मुझसे पर्सनली और पब्लिकली कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं है। अच्छा, आप लोग राहुल गांधी से मिले थे, तो राहुल गांधी से मिलने के बाद बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया इस पूरे मामले पे और केवल आपने, बहुत सारे बच्चे मिले थे राहुल गांधी से, उनमें से कई बच्चे हम लोगों से मिलने के लिए भी आए थे। हमारे यहाँ उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है कि वो राहुल गांधी के पास गए, राहुल गांधी उनसे मिले, उनसे बातचीत की। तो राहुल गांधी से मिलने का पूरा ये इवेंट बना कैसे? मैम जब मैंने अपना ब्लॉग डाला तो उन्होंने उसको कोट ट्वीट किया और फिर कुछ दिन बाद जब मैं दिल्ली में पार्लियामेंट पहुंचा तो उन्होंने मुझे बुलाया इसके बारे में बात करने के लिए, तो मैं गया। अब आप इसे कहेंगे कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो मैं कहूंगा कि मैम मैं तो बस आरएफपी कंपेयर कर रहा हूँ, जो फैक्ट्स है उसको मैं फैक्ट से कंपेयर कर रहा हूँ। तो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स है हम लोग के पास, उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो इसको पॉलिटिकल मोटिवेशन कहाँ से आ जाता है मैम? मैं तो कक्षा 12वीं का छात्र हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई पार्ट हूँ नहीं, तो इसमें कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन कहाँ से? अच्छा, आप देखिए कि आपके साथी हैं वेदांत जब अपनी शिकायत करते हैं तो एक टीवी एंकर उनको पाकिस्तानी बता देता है।
और ये केवल ऐसे एक टीवी एंकर नहीं है, बहुत सारे टीवी एंकर इस पूरे मामले को जो है एक तो इस पे पहले ध्यान नहीं दिए और फिर ध्यान भी दिए तो मुद्दे को भटकाते हुए भी नजर आए। तो जिस तरह से मीडिया ने आप लोगों को टारगेट किया वो कितना डिसअपॉइंटिंग था आप लोगों के लिए? मैम फिलहाल तक तो किसी ऐसी बड़ी मीडिया हाउस ने मुझे टारगेट नहीं किया है, लेकिन मुझे पता है जो डीडी न्यूज़ के सरकारी जर्नलिस्ट थे, उन्होंने वेदांत को पाकिस्तानी बुलाया था, तो मैं कहूँगा ये बिल्कुल गलत बात है, शर्मजनक है उनका ऐसा कहना। किसी भी बच्चे की वैलिड क्वेरीज को और उसको डिस्क्रेडिट करना इज नॉट अ गुड थिंग। अच्छा, आप पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी है, आप उसके सामने जाते हैं। उस दिन कवरेज भी बहुत जबरदस्त हुई थी कि क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत इम्प्रेस्ड थे कि आप इतने यंग हो करके आप जाते हैं वहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखते हैं। आपने 7 पेजेस की फाइंडिंग आपने उनके सामने रखी थी। मैम ये मैं इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ओके, लेकिन वहाँ पे जो बातें हुई हैं तो किन बातों पे खास तौर से ध्यान दिया गया और किन बातों पे जो मेंबर्स थे कमेटी के उन्होंने ज्यादा ही गौर किया? कुछ ऐसी बातें आप बता सकें? नहीं मैम, ये सब बातें मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये अच्छा, अभी कॉन्फिडेंशियल जानकारी हुई क्योंकि कमेटी में सारी बातें चल रही हैं। मैम जी मैम, मतलब मैं कहूँगा इसको मैं डिस्क्लोज करना नहीं चाहता। ओके। तो अब आप ये देखिए कि आप छात्रों से भी जुड़े हुए हैं, यू आर अ स्टूडेंट, और प्रशासन के सामने भी आप जाते हैं तो वहां से भी आप जुड़े हुए, एक तरीके से आप एक ब्रिज का काम कर रहे हैं इस समय छात्रों और प्रशासन के बीच में। तो आगे छात्र क्या एक्सपेक्ट करे इस पूरे मामले में? मैम मैं ब्रिज का ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं ब्रिज का काम करूँ, मैं भी एक छात्र ही हूँ। मैंने ना सार्थक, वो बात ही तो नहीं सुन रहा था कोई आप लोग। छात्र तो अपने से कुछ कर नहीं सकते, लेकिन यही बात है कि विजिलेंट रहना उनको पड़ेगा। अगर कुछ सवाल है तो उनको सवाल उठाना पड़ेगा। कुछ अगर क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो ओपनली क्रिटिसाइज करना होगा। जो भी बात कर रहे हैं वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके करेज के साथ कहनी पड़ेगी उनको बात। मैं ये भी कहूँगा छात्रों को कि आप अकाउंटेबिलिटी मांगिए और आप ट्रांसपेरेंसी मांगिए, ताकि आप अच्छे से देख पाएँ कि सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है, कैसे सब हो रहा है। और अकाउंटेबिलिटी इसीलिए मांगिए ताकि आपके साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए सीबीएसई जिम्मेदार है। ये सीबीएसई का काम है कि आपके साथ कुछ गलत ना हो। तो छात्रों को एक्सपेक्टेशंस कम नहीं करनी चाहिए। जो छात्रों की एक्सपेक्टेशंस है उनको छात्रों को मेंटेन करना चाहिए और छात्रों को कोशिश करनी चाहिए कि वो सवाल पूछते रहें। अगर कुछ गलत होता है तो गलत को कर दें। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी की जो बात है तो हमारे यहाँ स्टूडियो में आए थे अर्जुन, गुंजन, तन्वी जो स्टूडेंट्स हैं, और इसमें से जो स्टूडेंट्स डिटेन भी हुए थे प्रदर्शन करने के लिए वो भी थे। तो वो कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं एज एन एजुकेशन मिनिस्टर एंड ही शुड रिजाइन। आपका क्या मानना है? जिस तरह से मंत्रालय ने और शिक्षा मंत्री ने पूरे मामले को डील किया है, वो इस बात पे बोलते हुए भी नजर नहीं आए बल्कि मीडिया के सवालों से भागे हैं। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जिस तरह से चीजों को हैंडल किए हैं, क्या आपकी भी यही मांग है कि ही शुड रिजाइन, या फिर आप चाहते क्या है फिर धर्मेंद्र प्रधान से? मैम मैं तो बस अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी चाहता हूँ कि मैम देखिए मिनिस्टर्स जो हैं सब आएंगे जाएंगे। जो मिनिस्ट्री है वो मैं चाहता हूँ कि अकाउंटेबल रहे बच्चों के प्रति और ट्रांसपेरेंट रहे। अगर बच्चे कुछ मतलब अगर जैसे जो भी वो अंदर की बात है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास वो पब्लिकली साझा करने चाहिए, तो उन्हें वो साझा करने चाहिए, मतलब साझा करना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े और एक अच्छे से ओवरशेयरिंग। अच्छा, मैंने वेदांत की बात इसलिए की ना सार्थक, क्योंकि देखिए अभी आप सोशल मीडिया पे आपको सभी लोग ऑलमोस्ट जानने लगे हैं और इसके कारण अगर आपके समर्थक हैं तो विरोधी भी है, और ट्रोलिंग बहुत इस समय न्यू नॉर्मल बन चुकी है। तो क्या आप भी उस ट्रोलिंग का शिकार कुछ हो रहेगा कि कमेंट किया जा रहा हो आपके ऊपर, कुछ चीजें की जा रही हो, आरोप लगाए जा रहे हैं कि ट्रोल्स भी एक्टिव हुए हैं क्या आपके अगेंस्ट? मैम अगर आपको सोशल मैम क्योंकि जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया की वजह से, तो सोशल मीडिया ने ये एविडेंट है कि सोशल मीडिया ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है। अगर सोशल मीडिया आपको बहुत सपोर्ट देगा तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको हेट भी मिलेगी। जो भी आपको ट्रोल है वो ट्रोल भी मिलेगी, तो उससे मैम मुझको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। कभी अगर ऐसा मुझे लगता है तो मैं उसको इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ। तो आप उसको हैंडल कर रहे हैं इग्नोर करके?
जी जी। अच्छा, इसके साथ ही एक कह सकते हैं कि आप एक सेलिब्रिटी टाइप के हो चुके हैं छात्रों के बीच में, एंड यू आर अ सेलिब्रिटी राइट नाउ, बिकॉज वो आपको देख रहा है, आपकी तरफ से उम्मीद की नजरों से देख रहा है। तो ये जो अचानक से इतनी अटेंशन जब मिलती है, कुछ भी आपका भी तो ये अनुभव रहा नहीं होगा इस तरह से कि अचानक से इतनी ज्यादा आप लाइमलाइट में आ जाओ, तो उसकी वजह से भी कुछ चीजें बदली हैं क्या? मैम चीज़ें तो बदली हैं, बहुत सारे मीडिया हाउसेज़ ने कॉन्टैक्ट किया। मैं कहूँगा कि मैम मुझे सेलिब्रिटी बनने का कोई शौक नहीं था। मैं बस एक छात्र हूँ और हर छात्र को जैसे अपनी आवाज़ उठाई, हर छात्र को अपनी आवाज़ उठाने अ, की एबिलिटी होनी चाहिए और हर छात्र को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। मैं तो बस यही कहूँगा कि मैम सेलिब्रिटी बनने का मुझे कोई ऐसा ख़ास ये नहीं था। अभी भी चीजें अगर नहीं ठीक होती हैं, तो क्या छात्र ग्राउंड पे भी अपना विरोध दर्ज कराएंगे? मैम ग्राउंड पर प्रोटेस्ट करना, विरोध दर्ज कराना मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो छात्र जो जो भी उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अंदर आते हैं, छात्र वो सब कर सकते हैं। छात्र अकाउंटेबिलिटी मांग सकते हैं, छात्र ट्रांसपेरेंसी मांग सकते हैं। जो छात्र मांगना चाहते हैं एक डेमोक्रेसी से, जो एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने वो देखा होगा 6 तारीख को कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, उन्हीं के ही खिलाफ ये प्रोटेस्ट था। उसमें वो सीबीएसई वाले मैटर पे भी बोलते हैं, कहते हैं कि नीट पेपर लीक और सीबीएसई में जिस तरह से गड़बड़ियां हुई हैं, उन सबको देखते हुए हम इनका इस्तीफा चाहते हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरह से इस मुद्दे को उठा रही है, उस पे आप क्या कहेंगे? कितना आपका समर्थन है उनको? मैम मेरा किसी पॉलिटिकल, अगर कोई ये पॉलिटिकल पार्टी है तो मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन नहीं है। मैं कोई पॉलिटिकल नेचर से जो भी मैंने किया, वैसे कोई पॉलिटिकल नेचर से नहीं दिख रहा हूँ। मैं बस कहना चाहूंगा कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी या कोई भी कोई भी मनुष्य जो है, कोई भी इंडियन सिटीजन है, वो अगर अकाउंटेबिलिटी मांगता है अपने गवर्नमेंट से और उसके लिए वो प्रोटेस्ट करता है, जो उसका मौलिक अधिकार है, तो उसे करने दिया जाना चाहिए। ठीक, बिल्कुल। अच्छा, आखिरी सवाल ये आपसे कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो है वो परीक्षा पे चर्चा भी, वो छात्रों से मिलते हुए उनके वीडियोज भी आते हैं, लेकिन इस पूरे मामले पे चुप भी रही है। तो प्रधानमंत्री हमारे कहिए कि देश के मुखिया हैं, जैसे हम घर के मुखिया चाहते हैं कि हमारे बारे में, हमारे लिए कुछ बोले, तो हम भी प्रधानमंत्री से देश के लोग चाहते हैं कि वो हमारे लिए कुछ बोले, कुछ सोचे। तो उनकी जिस तरह से चुप्पी रही है कि ये डिसअपॉइंटिंग लग रहा है क्या आपको? क्या उम्मीद करते हैं आप उनसे? आगे कुछ से आप अपील करेंगे बतौर एक स्टूडेंट? मैम मैं कहूँगा कि क्योंकि प्रधानमंत्री का पद सबसे बड़ा है, मैं कहूँगा कि मैं चाहता हूँ जो भी फ्रॉम टॉप टू बॉटम है ना, वो एक अकाउंटेबिलिटी की नज़र से इसे देखूँ और देखिए कि इसकी वजह से बच्चों के भविष्य पर इम्पैक्ट जो आया है, जो बच्चों के भविष्य पर इम्पैक्ट आ रहा है ये ओएसएम इवैल्यूएशन से, बहुत से बच्चे नाराज़ हैं। तो उनके लिए जो भी टॉप से बॉटम तक है ना, जो भी ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी मिनिस्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी प्रधानमंत्री का जो रोल है, वो सबको अकाउंटेबल होना चाहिए, सबको अकाउंटेबल होना चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बहुत अच्छा लगा सार्थक आपसे बात करके, आप हमसे जुड़े उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और आप यूं ही जो है, आप ही लोग देश का भविष्य हैं और दिख भी रहा है कि भविष्य हमारा उज्जवल है। जिस तरह से आप जो है काम किए हैं, इन्वेस्टिगेटिव काम किए हैं, डॉक्यूमेंट्स इतने सारे आप लोगों ने खंगाला है, तो बहुत बहुत शुक्रिया भी आप लोगों को हम कहेंगे कि आप लोग वो काम कर रहे हैं जो कोई नहीं कर पा रहा है। और कॉन्ग्रेचुलेशन भी कि आपकी आवाज इतनी आगे तक पहुंच रही है। और इसी के साथ हम दर्शकों से कहेंगे कि सार्थक से अगर कोई सवाल है तो आप हमें बता दीजिए। सार्थक को हम या तो हम दोबारा बात कर लेंगे या फिर उन तक किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन पहुंचा देंगे, जिसका जवाब सार्थक हमें दे देंगे। तो बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सार्थक सो मच। थैंक यू मैम।